मित्रों, अब तक आपने पांडे जी और उनकी धर्म पत्नी सुजाता जी के माध्यम से हमारे इस कथा की श्रृंखला से यह जान लिया होगा कि हमारी शिक्षा एवं बाजार किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध किए जा सकते हैं। आज के इस अंतिम धारावाहिक के माध्यम से हम आपके समक्ष शिक्षा, बाजार एवं वाणिज्य को एक साथ जोड़कर आपके समक्ष रखेंगे, जिससे आप यह समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। एक और पांडे जी अपने कॉलेज में प्रोफेसर पाठक जी के समक्ष अपनी शिक्षा योजना का वर्णन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सुजाता जी लता एवं अन्य साथियों के समक्ष वित्तीय स्वतंत्रता के विषय में योजना को आपके समक्ष रखेंगी। पांडे जी, यह हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़े सम्मान का विषय है कि हमारे कॉलेज के किसी युवा आचार्य का नाम भारतवर्ष के छात्रों की नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें सम्मिलित किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे एवं चयन किए गए आचार्यों के समक्ष प्रारंभिक बिंदुओं को रखें, जिससे हम यह समझ सकें कि आपने इस विषय पर अभी तक कितना शोध किया है। जी सर, यह मेरा सौभाग्य है कि समिति के अध्यक्ष ने मेरे नाम का चयन किया है और विशेष तौर पर मुझे आपके दिशा निर्देशों के साथ कार्य करने का भी अवसर मिला है। सर, मैं आपको अभी तक जो मैंने कार्य किया है उसके आधार पर कुछ बताने का प्रयास करता हूं। जी पांडे जी, प्रारंभ करें। आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि हमारे बदलते हुए बाजार के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में कितने प्रतिशत कार्य भौतिक रीति से करने योग्य रह जाएंगे। आने वाले वर्षों में विशेष रूप से तकनीकी प्रगति और डिजिटलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण कार्य करने की भौतिक पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे नियमित और दोहराव वाले कार्य जैसे डेटा एंट्री, बुनियादी ग्राहक सेवा और विनिर्माण कार्य, ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के कारण डिजिटल और स्वचालित हो जाएंगे। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वर्तमान नौकरियों के 20 से 25% को ऑटोमेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया है। आने वाले वर्षों में कई कंपनियां हाइब्रिड मॉडल अपनाएंगी, जिसमें कर्मचारियों का एक हिस्सा भौतिक रूप से कार्यालय में काम करेगा और दूसरा हिस्सा दूरस्थ रूप से। ग्लोबल वर्कप्लेस एनालिटिक्स के अनुसार 2025 तक लगभग 25 से 30% वैश्विक कार्यबल नियमित रूप से घर से काम कर सकता है। खुदरा क्षेत्र में भौतिक दुकानों का महत्व कम हो सकता है और ई-कॉमर्स का हिस्सा बढ़ सकता है। इससे संबंधित कार्य जैसे कि बिक्री, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर शिफ्ट हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण की मांग बढ़ेगी। यह न केवल छात्रों के लिए बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी प्रासंगिक होगा। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाओं का प्रचलन बढ़ेगा। भौतिक रूप से अस्पताल जाने की आवश्यकता कम हो सकती है, विशेष रूप से प्राथमिक चिकित्सा और सामान्य परामर्श के लिए। यदि संक्षेप में कहा जाए तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में यह अनुमानित है कि लगभग 30 से 40% कार्य डिजिटल माध्यमों से करने योग्य हो जाएगा और भौतिक रूप से किए जाने वाले कार्यों का प्रतिशत घटकर 60 से 70% के आसपास हो सकता है। तो पांडे जी, आपके शोध के अनुसार हमारे शैक्षिक मंच पर किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, जिसे हम शीघ्रता से यदि लागू करते हैं तो हमारी वर्तमान शैक्षिक प्रणाली को विशेष किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे छात्र स्वयं को आधुनिक बाजार के लिए तैयार भी कर लेंगे? सर, वैसे तो हमने बहुत सारे कार्यों को करना प्रारंभ भी कर दिया है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल कोर्स वर्क, डिजिटल असाइनमेंट सबमिशन आदि, परंतु यह बदलाव का केवल एक ही पक्ष है। इस पक्ष के साथ हमें 2 और पक्षों को अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना होगा, जिसमें पहला बाजार और दूसरा वैश्विक वाणिज्य की नियमित जानकारी। सर, इसके अतिरिक्त हमें अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण विषय मांग एवं आपूर्ति को बच्चों को समझाना होगा, जिससे उनको अपनी आय की प्राप्ति के साथ अपने खर्चों का भी ज्ञान हो सकता है। सर, यह विचार हमारे समय में हमें नहीं प्राप्त हुए थे, इसीलिए हमें अपने मासिक बजट को बनाने में बेहद कठिनाई होती है। पांडे जी का यह विचार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
आप सही कह रहे हैं तिवारी जी। जिस प्रकार से बाजार में परिवर्तन हो रहा है, हमें अपने बच्चों को उससे अवगत कराना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में हमारे पास जहां एक ओर हमारे पास सुविधाओं का अंबार लगता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके रखरखाव का दायित्व भी बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में रोजगार की समस्या दिन प्रतिदिन और गहराती जा रही है, जिससे हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, मैं एक बात आप सभी के समक्ष और रखना चाहता हूं कि वास्तव में रोजगार कोई बड़ा विषय नहीं है। रोजगार के विकल्पों का पता होना एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में रोजगार के विकल्प पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ गए हैं, परंतु हमारे छात्र उसके लिए स्वयं को तैयार करने में सक्षम नहीं हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन न मिलना है। तो पांडे जी, अब आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं? इसे हमारे समक्ष रखें और हमारा भी मार्ग प्रशस्त करें। सर, मैं आपके समक्ष वर्तमान आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि को साझा करना चाहता हूं, जिसका सटीक ज्ञान यदि हम उठाना सीख जाते हैं तो न केवल बच्चों को अपितु सभी शैक्षिक प्रदाताओं को भी उसका लाभ मिल सकता है। जब हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय हमारे पास सूचनाओं का कोई भी स्वतंत्र मंच उपलब्ध नहीं था। हमें किसी भी सूचना को एकत्र करने के लिए कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में उपयोग में आने वाले सूचना संग्रहों का उपयोग करना पड़ता था, जिससे हमारा समय एवं धन अधिक मात्रा में व्यय हो जाता था। प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी के लिए भी हमें संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रवेश पत्रों को भरना पड़ता था और उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आवंटित किए गए परीक्षा केंद्रों में जाकर प्रायोगिक परीक्षाओं में बैठना पड़ता था। परंतु वर्तमान के आधुनिक युग में हमारे पास सूचनाएं सुलभता से उपलब्ध हो चुकी हैं। आवश्यकता के अनुसार हमें सूचनाओं को प्राप्त करना बहुत सरल और शुल्क रहित सा हो गया है। औसतन सभी प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही हैं और एक प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए हमें एक ही प्रायोगिक परीक्षा को देना पड़ता है, जिससे हमारा समय और धन दोनों बच जाते हैं। सर, जहां आपके समय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में पुस्तकों को संचित किया जाता था, तो वहीं आज एक कंप्यूटर में हमारे पास एक ही विषय की कई पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं। वर्तमान में AI के माध्यम से कई प्रकार के सूचना संबंधित कार्य सरलता से किए जा सकते हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि AI निर्मित पाठ्यक्रम एवं शिक्षक भी तैयार किए जा रहे हैं। पांडे जी, यह बात आप 100% सही कह रहे हैं, परंतु इसमें और अधिक क्या जानकारी हमें होनी चाहिए जिसका संभवतः हमें ज्ञान नहीं है। कृपया इस विषय पर अपने विचार रखें। सर, वास्तव में हमारे छात्रों को जिस विधि को आधार मानकर शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, जिसे हमें समझना होगा। हम अपने छात्रों को प्राथमिक स्तर से जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसमें हमारा मुख्य रुझान विज्ञान, गणित, वाणिज्य, कला, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अधिक होता है, परंतु जिनको आधार मानकर शिक्षा ग्रहण की जाती है, वह हमें सही अर्थों में पढ़ाए नहीं जाते हैं। आपका किस ओर ध्यान है पांडे जी? इसे कृपया स्पष्ट करें। सर, मैं वहीं पर ही आ रहा हूं। वास्तव में हमारे जीवन में जिस विषय पर सबसे अधिक बल देना आवश्यक होता है, उसे संवाद कला कहा जाता है। संवाद के लिए हमें जिस विषय का चयन करना होता है, उसे भाषा कहा जाता है। हम सभी एक विदेशी भाषा में अपने छात्रों को शिक्षित करने के लिए बाध्य हैं। हमने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर उतना बल नहीं दिया है जितना विदेशी भाषाओं पर दिया है। सर, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, परंतु यह सत्य है कि हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में अपनी मातृभाषा को ही बल देते हैं, परंतु जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो अधिकांश बल अंग्रेजी को ही देते हैं। परंतु पांडे जी, यह तो आप भी जानते हैं कि इस विषय पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार की प्रणाली विकसित कर दी गई है, हमें उसे ही अपने उपयोग में लाना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि आपके पास है तो कृपया बताएं। सर, आपने 100% सही कहा है। मैं भी यह नहीं कह रहा हूं कि हमें इसे बदल देना चाहिए, परंतु हम एक कार्य कर सकते हैं कि तकनीक का उपयोग करके भाषा की बाध्यता को किस प्रकार से समाप्त करना है
उसको अपने छात्रों को सिखा सकते हैं। सर, हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों में उनके गुणों के प्रति आत्मविश्वास को जगाना होता है, जिसके लिए उनको संवाद एवं संचार कला में प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। मेरे विचार में यदि भाषा को हम एक विषय मानकर चलते हैं तो हम यहाँ पर कुछ त्रुटि करते हैं। हमें वास्तव में प्रत्येक विषय के लिए भाषा का सही उपयोग करने की कला अपने छात्रों को सिखाने की आवश्यकता है। आपके इस विचार में मुझे बहुत बड़ा बल प्रतीत हो रहा है, परंतु इसको किस प्रकार से हमें अपने छात्रों के साथ जोड़ना होगा, इसको स्पष्ट करके बताएं। सर, यह बहुत सरल है। हमें सर्वप्रथम यह जानना होगा कि किस छात्र को पाठ्यक्रम में उपयोग होने वाली भाषा में कुछ कठिनाई होती है। उसके उपरांत हमें ऐसे सभी छात्रों की सूची बनानी होगी जो केवल भाषा के समझ न आने के कारण अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें यह जानना होगा कि ऐसे सभी छात्र जिनको हमने सूचीबद्ध किया है, किस भाषा में स्वयं को सरल मानते हैं। यहाँ पर एक और बात हमें समझनी होगी कि जैसे वर्तमान में अच्छे अंकों की प्राप्ति का चलन है, जो कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के मस्तिष्क में नकारात्मक छवि प्रकट कर देते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को खंडित भी कर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अच्छे अंकों को केवल प्रारंभिक स्तर पर ही कार्य में लिया जाता है। उसके उपरांत प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता एवं कौशल के आधार पर ही किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थिरता प्राप्त हो सकती है। सामान्य तौर पर अधिकांश छात्र पाठ्यक्रम में उपयोग होने वाली भाषा को सही अर्थों में समझ नहीं पाते हैं, परिणाम स्वरूप कम अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए जो छात्र पढ़ाई में हमें कमजोर दिख रहे होते हैं, उनको चलित भाषा में उनकी योग्यता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। छात्रों को अंक प्राप्ति की दौड़ में सम्मिलित होने के लिए हमें कभी भी बाध्य न करके अपने कौशल को विकसित करने के लिए बल देना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों के आत्मविश्वास को बल मिलेगा और हम प्रत्येक क्षेत्र के लिए मेधावी छात्रों का निर्माण कर सकेंगे। बहुत सुंदर विचार हैं पांडे जी आपके। इसके आगे यदि कुछ और कहना चाहते हैं तो बताएं, अन्यथा हम यहां पर इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे। सर, केवल एक ही बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यदि छात्र मेधावी हैं तो उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा उसके गुणों की पहचान करके संबंधित क्षेत्र में उसे विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ ही में सभी छात्रों को वित्तीय प्रबंधन को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे अधिकांश छात्रों को सही अर्थों में अपने खर्चों के प्रबंधन की समझ होनी चाहिए। यह सारे बिंदु केवल प्रारंभिक स्तर के ही हैं। अभी बहुत सारी चर्चा करना आवश्यक है, जो हम आगे किसी और समय करेंगे। आपके समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। ठीक है पांडे जी, आप अपने सभी आलेखों को एकत्र करें और उसके उपरांत हम समय आने पर अपने वीसी के साथ साझा करेंगे। अब आप सभी अपने संबंधित कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। लता, आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर एक कर्मठ महिला को देख रही हूँ जो निरंतर प्रयास करने के लिए तत्पर है। सर्वप्रथम मैं तुमसे कोई भी एक प्रश्न तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूछना चाहती हूँ। सुजाता, मुझे यह बताओ कि भारत में अधिकांश घरेलू महिलाएं बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पाती? वे घर गृहस्थी को संभालने का दायित्व बहुत सुंदरता से निभाते हुए भी पूर्ण सम्मान का प्रतीक क्यों नहीं बन पाती? लता, मेरे विचार में इसका अधिकांश दोष उनका स्वयं का ही होता है। एक माँ के रूप में अपनी कन्या को जो वह संस्कार देती है, वह उचित होते हुए भी बदलते समय के अनुसार बदलते नहीं हैं। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारा निवास एवं उसमें रहने वाले निवासी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसमें निवास पर रहने वाले महिला, पुरुष, बच्चे सभी सम्मिलित हैं। सभी को यथायोग्य सम्मान एवं स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति निवास के मासिक खर्च के लिए धन अर्जित करता है, वह निवास पर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं को कुछ हीन दृष्टि से देखने की त्रुटि करता है। दूसरी ओर घरेलू महिला इन बातों को कुछ सीमा तक ध्यान नहीं देती है, परंतु समय बीतने के साथ साथ उन्हें परिवार के पुरुषों के व्यवहार की आदत सी पड़ जाती है।
सुजाता, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, परंतु हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसे ही संस्कारों पर आधारित हो चुकी है। यह मेरा विचार है, किंतु तुम इसे सही अर्थों में समझाने का प्रयास करो। लता, तुमने ठीक ही कहा है, परंतु वास्तव में हमें अब एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक वाहन में न्यूनतम 2 पहिए होते हैं, जिसमें एक दिशा देने के काम आता है तो दूसरा गति देने के, ठीक उसी प्रकार पुरुष एवं महिला गृहस्थी के 2 पहियों के समान होते हैं, जिसमें पुरुष गति देने का काम करता है और महिला दिशा देने का। सुजाता, यह बात तो वास्तव में आश्चर्यजनक है जो तुम कह रही हो, कृपया इसे विस्तार से समझाओ। लता, यह बताओ कि परिवार में यदि सबको स्वादिष्ट भोजन सही समय पर मिलता है तो इसका परिवार के सदस्यों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? स्वाभाविक सी बात है सुजाता, सभी लोग मानसिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। किंतु यदि सभी को इस प्रकार से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों की मानसिकता किस प्रकार की होगी? सुजाता, मेरे विचार में ऐसी स्थिति में अधिकांश परिवारों में कला और क्लेश की स्थिति सदैव बनी रहेगी। सही कहा तुमने लता। अब यदि परिवार के नियमित खर्चों के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता रहेगी तो ऐसी स्थिति में परिवार का वातावरण किस प्रकार का होगा? बहुत ही सुखद, निश्चिंत और आनंदमय, क्योंकि सभी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्य को करने के लिए धन को लेकर कभी विचलित नहीं होंगे। तो यह समझ लो लता कि जहाँ एक और भोजन मानसिक संतुष्टि देता है तो वहीं दूसरी ओर धन सैद्धांतिक संतुलन देता है। भोजन रूपी वस्तु सही दिशा की ओर ले जाने का कार्य करती है और धन रूपी वस्तु गति देने का कार्य करती है। वाह सुजाता, वाह, आनंद आ गया तुम्हारे इस तर्कयुक्त विचारों को सुनकर। अब मैं भी कुछ समझ पा रही हूँ कि परिवार में तालमेल की कमी क्यों हो जाती है। महिला के हाथों में अधिकांश पर्याप्त धन न मिलने के कारण वह सदैव घरेलू खर्चों को लेकर चिंतित रहती है और निवासियों को सही दिशा देने में सक्षम नहीं हो पाती है। ऐसे परिवारों की भविष्य की योजनाओं को गति मिलने में समस्या होती है। मैंने ठीक कहा ना सुजाता? 100% सही कहा लता तुमने। अब इसका समाधान करना या जानना आवश्यक हो जाता है। एक लंबे अंतराल तक यदि कोई भी व्यक्ति किसी एक दिशा में कार्य करता चला जाता है तो उसकी मानसिकता किसी भी अन्य दिशा में सोचने योग्य नहीं रह पाती है। उसकी बुद्धि सदैव एक दिशा में कार्य करने के लिए ही बाधित हो जाती है। अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में उसकी नेतृत्व क्षमता में कमी आने लगती है। महिला हो चाहे पुरुष, दोनों ही आवंटित दिशा में कार्य करते रहते हैं और किसी भी दिशा के विषय में नहीं सोच पाते हैं। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। मैं यदि स्वयं को ही देखती हूँ तो मैंने भी अपने गृहस्थ जीवन को सही अर्थों में चलने के लिए किसी भी अन्य दिशा में सोचना ही छोड़ दिया है, परंतु मेरे हृदय में सदैव इस जीवन से अलग कुछ करने की इच्छा बनी रहती है। जो मुझे आता है मैं यह नहीं जानती कि वह कितना उपयोगी है, और जो समाज में मैं देखती हूँ नहीं जानती कि वह मेरे लिए उपयोगी होगा अथवा नहीं। तुम अपने विचार इस विषय पर रखो। लता, तुम ठीक कह रही हो। जो तुम्हारे विचार हैं ऐसे ही विचार अधिकांश लोगों के होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण हमारा निरंतर सीखने के मार्ग पर यात्रा का नहीं करना होता है। मैंने यह बात उसे समय जानी जब मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी और अपने साथियों के परिजनों के विषय में सुनती थी। संयोग से मेरे परिवार में सभी लोग सुनियोजित तरीके से कार्य करते हैं, तो मैंने स्वयं को ही एक अलग दिशा देने का निर्णय लिया था। इंटरनेट पर सर्च करते करते मुझे कई प्रकार के विकल्प दिखे, जिनमें से कुछ विकल्प मुझे बहुत अच्छे भी लगे। एक सामान्य खोजकर्ता की तरह मैंने भी एक विकल्प का चयन कर लिया और उसी पर यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। यात्रा के मध्य में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इसके विषय में कुछ और सीखना चाहिए। इंटरनेट पर खोज करते करते मुझे एक अच्छे प्रशिक्षक मिले, जिनके दिशा निर्देशों को मैंने अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया और कुछ गति को भी प्राप्त किया। जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जब मुझे यह लगा कि यह लोग समाज में रहने वाले हम जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, तो मैंने अपनी यात्रा को एक नवीनीकरण देने का निर्णय कर लिया। हाँ सुजाता, तुमने यह मुझे बताया था। मैं तुमसे पूछना भूल गई हूँ कि तुम्हारे दल के जो प्रमुख हैं, उन्होंने मेरे प्रति अपना क्या निर्णय लिया।
लता हमारे दल के प्रमुख सदैव स्वतंत्र विचारों का समर्थन करते हैं और उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो स्वेच्छा से अपने जीवन को एक नई दिशा और गति देना चाहते हैं। प्रत्येक माह की पहली तिथि को एक नवीन दल प्रारंभ होता है जिससे तुम अब जुड़ सकती हो। यह तो बहुत सुंदर बात बताई तुमने। अब यह बताओ कि किस प्रकार से तुम्हारे समूह में कार्य किया जाता है एवं कैसा प्रशिक्षण सभी को दिया जाता है, कृपया मुझे विस्तार से यह बताओ। लता, हम कुछ विशेष अलग नहीं करते, हम केवल अपने सदस्यों को उनकी विशेषताओं से अवगत कराते हैं और उन्हें इस बदलते हुए युग के नवीन सिद्धांतों के विषय में बताते हैं। हमारा लक्ष्य प्रारंभिक स्तर पर नए लोगों को एक समय अवधि से बांधना होता है और साथ ही उनको समय एवं धन के विषय में एक विशेष प्रशिक्षण देना होता है। हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रारंभिक स्तर पर केवल यही बताते हैं कि उसके जीवन में कौन से खर्च महत्वपूर्ण हैं और कौन से वह अनायास ही कर देता है। सामान्य तौर पर लोगों को वित्तीय प्रशिक्षण न मिलने के कारण उनके जीवन में आर्थिक असंतुलन सदैव बना रहता है। वे अपनी मासिक आय और खर्चों को सही अर्थों में नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे कई प्रकार के समस्याओं का उन्हें अनायास ही सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनका जीवन कई प्रकार की बाधाओं से घिरा हुआ रहता है और वे अपने जीवन को स्वतंत्र भाव से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में तुम लोगों को किस प्रकार से प्रशिक्षित करते हो और इसके लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? लता, वास्तव में समय ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग प्रारंभ में प्रति सप्ताह एक दिन छोड़कर एक दिन 1 घंटा प्रत्येक दल के प्रशिक्षण के लिए आवंटित करते हैं और उसको धीरे धीरे अपनी आगे की योजनाओं के विषय में बताते हैं। मैं तुमको केवल इतना ही कहूंगी कि तुम अधिक विचार मत करो और अगले माह की पहली तिथि की प्रतीक्षा करो। सुजाता, क्या मुझे तुम इस समय और कुछ नहीं बता सकती हो? नहीं लता, हमारे प्रमुख का एक सरल सा सिद्धांत है कि अपनी कार्य प्रणाली की सारी जानकारी हम अपने सत्रों में ही प्रदान करते हैं और किसी भी व्यक्ति को हम अलग से कुछ नहीं बताते हैं। यदि उसको प्रारंभिक जानकारी से संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो वह सत्र में आकर सभी कुछ जान सकता है, अन्यथा हम अपने समय को उसके प्रति व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं। ठीक है सुजाता, वैसे मैं तो तुम्हारी पर्सनैलिटी से पहले से ही प्रभावित हो चुकी हूँ, तो तुम्हारे दल के प्रमुख और अन्य सदस्यों से मिलकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। ठीक है लता, मैं अब चलती हूँ, आगे की बातें मैं तुमसे फोन पर ही कर लूंगी। वैसे मैं तुमको पुराने सत्रों की कुछ रिकॉर्डिंग साझा कर दूंगी जिससे तुमको और अधिक संतुष्टि मिल सके। ठीक है सुजाता, धन्यवाद। फिर बात करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम अपनी इस कहानी को विराम देते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को आधार मानकर हमने इसे प्रारंभ किया था वह संदेश आप तक पहुँच चुका है। कथा के अंत में हमारे प्रोफेसर पांडे एवं उनकी पत्नी सुजाता जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। मित्रों, हमने यह प्रयास किया कि शिक्षा को जिस बदलाव की आवश्यकता है उसे आपके समक्ष रखा जाए। यह विषय हमारे भविष्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का असंभव कार्य भी करने में सक्षम है। आपसे केवल एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों को बदलती हुई तकनीक से जोड़ें और उसका सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही उन्हें उनके गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी करें। जिस प्रकार एक ही बगीचे में अलग अलग फूलों के अपनी स्वयं की सुगंध होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक शिशु अपनी एक सुगंध को फैलाने के लिए हमारे समाज में एक फूल के समान है। उसे संतुलित एवं नियंत्रित भाव से विकसित होने दें। अब किसी और सत्र में आपसे पुनः मिलेंगे। सभी को नमस्कार। मित्रों, हमारे शिक्षा संस्थान यदि चाहे तो बहुत कुछ हमें दे सकते हैं, किंतु इसके लिए एक प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बदलते समीकरणों को स्वीकार करना इतना सरल नहीं होता जितना हम उनसे आशा करते हैं। आप केवल उनको वित्तीय शिक्षा प्रदान करने का कार्य करें, जिससे वह एक निश्चित समय अवधि में आर्थिक रूप से परिपक्व हो सके और अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए एक रत्न के समान चमक सके। आप सभी को नमस्कार। मित्रों, अब हम आपसे अपनी नई कथा के माध्यम से पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद।